हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स 2021-22। स्पेशली हम लोग हर साल गवर्नमेंट की जो न्यू पॉलिसीज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस साल भी हमने जो आइडेंटिफाई की हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो उसमें 20 गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में इनके चांसेस ज़्यादा हैं। हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग होता है, तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें पीजीटी के बारे में, पीजीटी इकोनॉमिक्स और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, अगर आप इन दोनों के कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ से ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट पूछेगा और उस जो स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछेगा। इनमें हम लोग बेसिकली यही दो चीज़ें ज़्यादा फोकस करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है स्कीम का और उसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये माइंड में लेके चलिए, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स इस बार की हैं 2021-22, बेसिकली ये 2021 की स्कीम्स हैं, क्योंकि 22 में अभी तक उतनी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं की है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको 2021-22 में काउंट करेंगे और जो भी नई गवर्नमेंट स्कीम होगी उनको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे सेपरेटली। चलिए, मोस्ट ऑफ द स्कीम ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो एक्सटेंड की हुई हैं गवर्नमेंट ने। खैर आपको वीडियो में पता लगेगा। पेन और पेपर अपने पास रख लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट डेट्स और ऑब्जेक्टिव्स आप सिर्फ वो ऐड करते रहिएगा। सबसे पहले जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम। और आपको पता होगा जब आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, जब आत्मनिर्भर भारत स्कीम आई थी या फिर पैकेज अनाउंस किया था, आपको यही पता होगा कितने लाख करोड़ का पैकेज था। वेरी गुड, पता है आप लोगों को कि 20 लाख करोड़ रुपीस का वो पैकेज था। और इसमें से भी ये कितने परसेंट था जीडीपी का आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके इंटरव्यूज में पूछेगा। आत्मनिर्भर भारत और एक आज़ादी का अमृत महोत्सव, यहाँ से दो क्वेश्चंस आजकल इंटरव्यू में पूछे जाना स्वाभाविक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और उसके बाद है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना कहीं अगर इंटरव्यू आपका तो। चलिए, 20 लाख करोड़ रुपीस का और क्वेश्चन ये ऑलरेडी आ चुका है कि ये कितने परसेंट है जीडीपी का। चलिए, ये भी अगर पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, लाइव चैट ऑन रहेगा। ठीक है, इसमें 20 लाख करोड़ रुपीस में से कितना परसेंट है? 10% जीडीपी का। एक बात याद रहे, ये नॉमिनल जीडीपी जो हमारी है वो है 1.97 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 10% है। चलिए, सबसे पहले ये जो स्कीम थी 2016 में लॉन्च हो गई थी, लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो हमें देखने को मिला वो कोविड के बाद देखने को मिला। ठीक है, जून 2021 में अगेन गवर्नमेंट ने इसको किसके लिए अप्लाई किया? जितने भी कोविड-19 पेंडेमिक में हेल्थ वर्कर्स थे, ठीक है, उनके लिए जो हेल्थ वर्कर्स थे और उनके लिए स्पेशल पैकेज और स्पेशल एक 50 लाख कंपनसेशन उनके लिए अनाउंस किया। 50 लाख कंपनसेशन अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो। इसके साथ साथ ये जो रिलीफ पैकेज है 1.7 लाख करोड़ का पैकेज है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ ये कितना है? 1.7 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज है सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए। ठीक है, और स्पेशली अब इसमें एक इंश्योरेंस स्कीम भी है। इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए है? जो हेल्थ वर्कर्स है उनके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ गरीब कल्याण योजना के और क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे 80 करोड़ जो पुअर पीपल हैं इंडिया में, उनको क्या मिलेगा? दैट इज़ 5 kg ऑफ वीट और 1 kg ऑफ प्रेफर्ड पल्सेस। ठीक है, दैट इज़ 5 kg वीट और राइस और 1 kg प्रेफर्ड पल्सेस। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। खैर अगर हम बात करें 80 करोड़ पीपल कह रहे हैं, तो 80 करोड़ पीपल अपर अप्रोक्सीमेटली हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर हम ऑफिशियल डाटा की तरफ भी जाते हैं 2021 के हिसाब से, खैर अभी तो 135 करोड़ हो गई है, लेकिन ऑफिशियल के हिसाब से भी अगर जाते हैं तो भी 80 करोड़ पुअर पीपल अगर कहें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया। ठीक है, खैर इतने तो पुअर नहीं होंगे। गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने 80 करोड़ जो पुअर है उनको 5 kg वीट और राइस दिया और 1 kg प्रेफर्ड पल्सेस दिए। ठीक है, 3 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था इसको नवंबर 2021 तक। इसके साथ साथ और क्या फ़ायदे थे? 20 करोड़ वुमेन को जनधन अकाउंट जिनका था 500 रुपीज़ उनमें उन अकाउंट में आ गया था और आए भी हैं, लेकिन 20 करोड़ वुमेन के। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ जब डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी तब से। और मनरेगा के अंदर थोड़े से और इम्प्रूवमेंट हुआ। अब मिनिमम वेजेस 202 रुपये हो गई थी। ठीक है, पहले कितना था? फ्रॉम 182 टू 202 रुपीज़। और इसमें 13.62 करोड़ लोगों को या फैमिलीज़ को यहाँ पे फ़ायदा हुआ। ठीक है, 13 करोड़ अप्रोक्स फैमिलीज़ को
फ़ायदा हुआ है डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा, हरियाणा अभी हाईएस्ट पेइंग है, हरियाणा भी हाईएस्ट पे करता है मनरेगा के अंदर 331। फिर उसके बाद गोवा, गोवा फिर भी 315 रुपीज़ सेकेंड नंबर पे है मैक्सिमम पे करने पे। और मिनिमम जो भी स्टेट है वो पे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, कितना वेज कर रहे हैं एक बार सर्च कर लीजिएगा। चलिए, दूसरी जो स्कीम है वो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। अब इसका नाम क्या है, जो अमृत स्कीम है ना 2015 में जो आई थी, आपको पता होगा, सो इसी का ये अपडेटेड वर्जन है 2.0। ठीक है, और ये वाली जो स्कीम है वो लॉन्च हुई थी अगस्त 2021 में, स्वच्छ भारत मिशन। सो अमृत 2.0, अमृत का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, बस ये थोड़ा सा, स्वच्छ भारत मिशन तो पहले ही चल रहा था लेकिन ठीक है इसमें अर्बन जोड़ दिया है। वॉज इनिशिएटेड बाय, दैट इज 2014 में ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अर्बन 2.0, ठीक है 2.0 हो गया, तो डेट हो गई है इसकी अगस्त 2021। ठीक है, और जो इनिशियल था 2014 में स्टार्ट हुआ था। सो एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन मतलब जो खुले में शौच करते हैं, एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और जितना भी वेस्ट है, या फिर जो हम लोग ऐसी कचरा फेंक देते हैं गलियों में या फिर रोड पे, सो उसका अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, तो अभी कुछ ना कुछ इसका जो रिजल्ट है वो तो सामने तो आया है। ठीक है, इंदौर कई टाइम से इंदौर नंबर 1 पे रहा है स्वच्छ भारत मिशन में। सो अमृत 2.0 विल एम टू मेक सिटीज सेल्फ रिलायंट। जितने भी सिटीज़ हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, एंड इंश्योर वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, वाटर सिक्योरिटी के साथ। सो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये याद रखना, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। ठीक, सो इसका भी मेन वही एडेक्वेट सीवेजेस हो, ठीक है, और वाटर सप्लाई अच्छा हो, और अर्बन एरियाज़ में स्पेशली जो सीवेज की प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व आउट, वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। सो उसके लिए थी अटल योजना, दैट इज़ अमृत योजना, सॉरी दैट इज़ अमृत, और अभी हो गया 2.0। चलिए, तीसरी जो स्कीम है वो है ई श्रम पोर्टल। ठीक है, ई का मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक, तो मतलब आपका ऑनलाइन होगा। श्रम पोर्टल, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे श्रम पोर्टल मतलब ई श्रम पोर्टल ओपन किया है। डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट है अगस्त 2021। अब जितनी भी स्कीम्स हैं 2021 से 22 तक, मोस्टली ये जून दैट इज़ अप्रैल से लेके अगस्त के महीने तक बहुत ज़्यादा ये स्कीम्स हैं। ठीक है, सो ई श्रम पोर्टल जो था वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए था। जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका तो ऑलरेडी पोर्टल बना होता है। ठीक है, जैसे PMIS बोर्ड पोर्टल है, या फिर कोई और पोर्टल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, या फिर और अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो ये पोर्टल था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ई श्रम पोर्टल इज़ फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। ठीक है, सो द प्लेटफॉर्म विल एक्ट लाइक अ नेशनल डेटाबेस, तो जिसमें नेशनल लेवल पे डेटाबेस आ सके किन वर्कर्स का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स का, फॉर द लॉन्च ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एंड लेबरर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो दोज रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल विल गेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनको भी एक UAN प्रोवाइड होगा। ठीक है, सो कार्ड प्रोवाइड होगा फ्रॉम लेबर मिनिस्ट्री से, अब उनकी भी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी। सो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं अब उनका जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ स्कीम है वो है ग्राम उजाला योजना। अब उजाला योजना, ठीक है, यहाँ से पहले ही एक माइंड में इंडिकेट कर गया कि इलेक्ट्रिसिटी से होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, रूरल एरिया में वैसे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के स्कोप कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, दैट इज़ हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी टू विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। और उसके लिए EESL, हालांकि ये अर्बन में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, EESL के जो बल्ब होते हैं, CFL स्पेशली। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड। सो थोड़ा पावर कंजप्शन इनकी कम होती है, पावर कंज्यूम कम करते हैं, और रूरल पॉपुलेशन को ये कितने सब्सिडाइज रेट में, मतलब 10 रुपीज़ पर पीस पे सेल करना है, और हर एक हाउस होल्ड को कितने LEDs मिलेंगे, 5 LEDs। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जितने भी इस प्रोग्राम के अंदर 7 वॉट एंड 12 वॉट के LED बल्ब्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होंगे विद वारंटी ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर की वारंटी के साथ। चलिए, तो डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद कर लीजिएगा, मार्च 2021। ठीक है, दैट इज़ ग्राम उजाला योजना। ग्राम स्पेशली है, दैट इज़ विलेजेस के लिए।
चलिए और भी चीज़ें, जैसे ये फर्स्ट राउंड में 15 मिलियन एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मतलब 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब्स पहले डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज थे वो थे ये डिस्ट्रिक्ट, जैसे आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और वेस्टर्न गुजरात के कुछ विलेजेस। ठीक है, वो फर्स्ट फेज में इसमें शामिल थे, जिसमें करीब 15 मिलियन एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए गए। चलिए उसके बाद जो स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब आयुष्मान भारत के बारे में तो आपने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्कीम है डिजिटल मिशन, और प्राइम मिनिस्टर ने इनको इस स्कीम को डिजिटली लॉन्च किया था, ठीक है, वर्चुअल लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी ऑन सितंबर 21। ठीक है, तो सितंबर 21 ये डेट याद रख लीजिएगा, सितंबर 21 सो 2021। ठीक है, सो हालांकि ये डेट वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन मंथ और ईयर जरूर पूछेगा। सो अब स्पेशली इसका मेन टारगेट क्या था, इसका मेन टारगेट ये था कि जितने भी पर्सन हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, कॉन्फिडेंशियलिटीज प्रोवाइड की जाए उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनमें, तो उनका एक अलग से पोर्टफोलियो बने, एक डाटाबेस बने जिसमें उनकी हेल्थ रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैप्ट हो, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहेगी, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब किसी को पता नहीं लगेगा। और उसके बाद एक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ। अब लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ रिकॉर्ड मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें उसके डायग्नोसिस, उसके टेस्ट और उसमें जितने भी ट्रीटमेंट हुए उसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल है और सबको पता नहीं लगेगा। मतलब इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि हेल्थ का जो पूरा प्रोसेस है या फिर हेल्थ की जो पूरी मॉनिटरिंग है वो डॉक्टर कर पाएंगे। ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विल हेल्प इन एम्पावरिंग सिटीजन विद मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम, और सबको हेल्थ केयर जो सिस्टम मॉडर्न है, मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम मिल पाएगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए सिक्स्थ जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना। ठीक है, तो ये भी स्वस्थ भारत योजना है। पहले हमने की थी जो सेकंड नंबर की, वो थी जो सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया था, ये वाला, ये था स्वच्छ भारत, और अभी ये जो है ये वाला है हमारा स्वस्थ भारत। ठीक है, स्वस्थ भारत योजना। तो स्वस्थ भारत है, किससे रिलेटेड है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, तो ये भी आयुष्मान भारत के अंदर ही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम्स। तो हालांकि इसका फ़ायदा जो है वो नेशन वाइड में सबको मिलना चाहिए। ठीक है, और मेनली ये क्या करेगा? स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करेगा, मतलब जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ करेगा या फिर मजबूत करेगा। ठीक है, और ये वाली जो स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन से एडिशन है, उसके अलावा है। चलिए नेक्स्ट वन, और इसकी जो डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट है वो भी याद कर लीजिएगा, दैट इज अक्टूबर 2021। चलिए उसके बाद है पीएम दक्ष योजना। अब दक्ष का मतलब क्या होता है? कुशल या फिर जो किसी काम में माहिर हो। तो ये भी दक्ष योजना भी उसी से रिलेटेड, कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी दैट इज एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, कॉम्पिटेंसी लेवल को क्रिएट करना एक स्पेशल टारगेटेड ग्रुप्स के पर्सन को या फिर लोगों को, जैसे पुअर सेक्शन ऑफ ओबीसी कम्युनिटीज़ हो गया, और इसके अंदर और भी आते हैं जैसे ओबीसीज और शेड्यूल कास्ट, और उसके बाद डीएनटीज, ठीक है, जिसको हम लोग डी नोटिफाइड ट्राइबल्स ही बोलते हैं, और ईबीसीज जितने भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी, तो उनके लिए स्पेशल ये योजना थी। ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल को इन्हेंस करने के लिए। और किसके अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। सो 2021 और 22 में ये जो स्कीम थी स्पेशली, अभी तो एक्सटेंड नहीं हुई है, लेकिन 2021 में इसका जो डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट है 2021। हाँ, लेकिन इसमें डेट याद कर लें, डेट मिसिंग है इसमें कि किस डेट को या फिर किस मंथ में स्कीम लॉन्च हुई थी, ये आप एडिशनल देख लेना है ना। चलिए नेक्स्ट वन, निपुण भारत मिशन। अगेन निपुण का मतलब क्या होता है? निपुण का मतलब भी यही चीज़ है कि प्रोफिशिएंसी किसी चीज़ में, तो ये भी प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड है। दैट इज इसका डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट था वो याद कर लेना, 5 जुलाई 2021। ठीक है, ये थोड़ा जो स्कीम है ना, थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी फुल फॉर्म पहले इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो
मीनिंग से ही क्लियर हो जाएगा। ये इनिशिएटिव किसके लिए है? प्रोफिशिएंसी, मतलब हम लोग एफिशिएंट बने किस चीज़ में? रीडिंग में एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी में, और अंडरस्टैंडिंग में और रीजनिंग हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और न्यूमरेसी मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो हम इजीली सॉल्व आउट कर पाएँ। ठीक है, निपुण भारत जिसको हमने नाम दिया पूरा। तो यहाँ पे स्टेट की पूरी जिम्मेवारी है कि वो प्रोफिशिएंसी इन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्रमोट करें। ठीक है, ग्रेड 3rd तक, एक बार ध्यान रखिए 3rd तक मतलब 9 ईयर तक। ठीक है, सो द मिशन हैज़ बीन सेट अप अंडर द एजिस ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान है ना, उसके तहत ये स्कीम लॉन्च की है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और निपुण भारत के अंदर जो मेन टारगेट है वो फंडामेंटल, दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी ये का मतलब ये है कि जो बेसिक रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, ठीक है, और ये हमें आना चाहिए, स्पीकिंग स्किल है ये आना चाहिए। उसके साथ साथ न्यूमरेसी, जो हमारी कैलकुलेशन पावर है वो भी बूस्टअप होनी चाहिए। और ये स्कीम कहाँ से लेकर कहाँ तक अप्लाई होती है? बालविका, दैट इज़ बाल वाटिका, मतलब कि जो प्री स्कूल है ना वहाँ से लेके अप टू एज ग्रुप ऑफ 9, मतलब 3rd क्लास तक। ठीक है, तो आपका प्री स्कूल से लेके ये कहाँ तक हो गया? 3rd ग्रेड तक, मतलब 3rd स्टैंडर्ड तक। ठीक है, 3rd क्लास। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये न्यू एजुकेशन, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसका पार्ट है। ठीक है, NEP का पार्ट है 2020 का। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो क्या है? फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3rd। ठीक है, 3री क्लास तक ये टारगेट 3rd क्लास तक का है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कहाँ से लेके कहाँ तक? सो बाल वाटिका मतलब प्री स्कूल से लेके ग्रेड 3rd तक। एंड उसके बाद निपुण भारत फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द मोनोटोनस एजुकेशन। जो बोरियत वाली एजुकेशन है ना, जिसमें हम लोग बोर होते हैं। अब मोनोटोनस मतलब बुक सेंट्रिक नहीं है, अब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है। सो इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड ऑल इंक्लूसिव ऑफ एंगेजिंग। तो इसमें एंगेजमेंट होगा, या फिर अगर हम बात करें सो जिसमें प्रॉपर इंटरेक्शन होता है बच्चों का, टीचर का, तो वैसा इंजॉयबल एक स्टडी को या फिर जो एजुकेशन सिस्टम को बनाना है इसका मेन टारगेट। ठीक है, इट इंस्ट्रक्ट टीचर्स और एजुकेटर टू प्रिपेयर स्टडी प्लान। तो उससे पहले स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, और स्पेशली करिकुलम को वैसा बनाना पड़ेगा जिससे इंजॉयबल, ठीक है, स्टडी हो सके। सो बेसिक लिटरेसी एंड बेसिक लैंग्वेज स्किल को इन्हेंस करना इसका मेन टारगेट है। और ये जो गोल है वो 5 साल के लिए मिला हुआ है। खैर, अचीव द डिस्कस्ड गोल बाय 2026-2027। चलिए नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PM पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि इसने अभी रिप्लेस कर दिया है मिड डे मील स्कीम को। ठीक है, मिड डे मील स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो मिड डे मील 1995 की स्कीम थी, अभी PM पोषण ने उसको रिप्लेस कर लिया है। सो नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील स्कीम इन स्कूल, पहले ये इसका नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसके लिए ऑल स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिका जस्ट बिफोर क्लास 1st। ठीक है, ये क्लास मतलब जिसको प्री स्कूल बोलते हैं, एंड क्लास 1 to 8th, जो एलिमेंट्री एजुकेशन तक दिया जाता है 8th क्लास तक, दोपहर का खाना मिड डे मील। अभी इसका नाम चेंज हो गया PM पोषण योजना। ठीक है, सो गवर्नमेंट एडेड में या फिर जितने भी सेंट्रल दैट इज गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं स्टेट में, उनमें ये स्कीम चलती है। ठीक है, और इसके लिए फाइनेंशियल आउटलेट जो चलाया है वो है गवर्नमेंट ने 1.31 ट्रिलियन रुपीज़ का। ठीक है, एक फाइनेंशियल आउटलेट सेट किया है। चलिए, तो मेन जो इस स्कीम ने रिप्लेस किया है वो यही है, मिड डे मील स्कीम जो स्कूल में चलता था उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, अगेन इसका भी टारगेट वही है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, इनिशियल लॉन्च हुआ है 5 ईयर्स के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये फेल रहता है, पास रहता है, या फिर क्या कुछ चेंजेस इसमें करने चाहिए। चलिए, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। खैर, एक्चुअल फिगर करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल कितने लाख करोड़ रुपीज़ है, सिर्फ यहाँ देख लीजिए कि GDP का कितना % खर्च कर रही है। कोठारी कमीशन, जो कोठारी कमीशन थी, कब सेटअप हुआ था कोठारी कमीशन? एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही, 1964 में सेटअप हुआ था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 6% होना चाहिए खर्चा GDP का, लेकिन एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट कितना कर रही है? 3.1% सिर्फ।
हेल्थ के ऊपर कितना हो रहा है खर्चा जीडीपी का 2.1% और अदर स्कीम 3.3, मतलब 8.6% टोटल जो सोशल सर्विसेज है उन पे खर्चा हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट को कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये रिकमेंडेशन है 6% तो एटलीस्ट होना चाहिए ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट है पीएम उम्मीद स्कीम। अब उम्मीद स्कीम स्पेशली जुड़ी हुई है यूथ से लेके, ठीक है। सो अप्रैल 2021 में लॉन्च हुई थी और इसमें स्किल ट्रेनिंग, मतलब जो स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करना है 3 लाख यूथ, ठीक है, टू बिकम एंटरप्रेन्योर, जैसे वो एंटरप्रेन्योर हो सके। और आपको पता होगा स्टार्टअप इंडिया भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। स्टार्टअप इंडिया कौन सी डेट में या फिर किस ईयर में स्टार्ट हुआ था ये भी ऑलरेडी पूछ चुका है। सो 2016 में, करेक्ट, ठीक है, जनवरी 2016 में ये स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया। सो उसमें भी एंटरप्रेन्योर या सेल्फ स्टार्टअप शुरू करना था। तो इसमें भी जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, ताकि हम अपना जो बिजनेस है वो खुद कर सकें, ठीक है। सो अंडर द एम्बिट ऑफ द स्कीम लोन एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड। लोन प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, स्किल्ड आपका इन्हेंस किया जाएगा, तब आप खुद अपना जो वर्क है वो खुद भी कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कर सकते हो। चलिए 11th स्कीम है प्रधानमंत्री युवा योजना। अगेन ये युवा योजना है तो मतलब जो यूथ है उनके लिए है। अगस्त 2021 में है तो इसको भी डेट याद कर लीजिएगा। जितनी भी स्कीम्स हैं मेनली अप्रैल से लेके अगस्त तक ही ये लाई कर रही है ज़्यादातर, ठीक है। सो अगेन प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये भी है, इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के लिए ये भी योजना है, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। उसके बाद आता है पीएम मेंटरिंग युवा स्कीम। अब ये मेंटोर है, दैट इज जो हम सबको गाइड करता है, सबको एजुकेट करता है, मेंटोर, ठीक है। तो ये स्पेशली ये स्कीम है यंग ऑथर्स के लिए, ठीक है। ये स्कीम स्पेशली जुड़ी हुई है यंग ऑथर्स के लिए, जून 2021 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और मेनली जो यंग ऑथर्स हैं इनको इंसेंटिव देने के लिए जो बिलो 30 ईयर ऑफ एज है, ठीक है, ताकि जो ऑथर्स अपनी माइंड की क्रिएटिविटी दिखाएं और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रोडक्टिव इकोनॉमी में करेंगे, ठीक है, ये ऑथर्स। तो इसके लिए एक जो स्कॉलरशिप इनको मिलेगा वो मिलेगा 50,000 पर मंथ, ठीक है, 50,000 पर मंथ। और कितने महीनों के लिए? फॉर 6 मंथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पीएम मेंटरिंग युवा स्कीम फॉर यंग ऑथर्स हु आर बिलो 30 ईयर ऑफ एज, ठीक है। और स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? 50,000 फॉर 6 मंथ। चलिए 13th जो स्कीम है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम। अगेन जो ये स्कीम है जुलाई 2021 है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ NEP 2020। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये पार्ट है, ठीक है। सो क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपने पढ़ा भी होगा NEP में। तो इसमें मेनली स्पेशल, अगर आपका 1 साल आपका जो एक क्रेडिट कार्ड बन जाएगा या स्कोर कार्ड बन जाएगा, जो आप वन यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में उसी कार्ड को दिखा के आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो स्कीम एम टू फैसिलिटेटिंग द एकेडमिक मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि आपका 1 साल या 2 साल खराब ना हो। 1 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल जो भी करना चाहो कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। गिविंग देम फ्रीडम टू स्टडी अक्रॉस द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विद हेल्प ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र, ठीक है। बहुत अच्छी स्कीम है। कोई भी अगर कारणवश एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है इस क्रेडिट ट्रांसफ़र के जरिए, ठीक है। NEP का ये पार्ट है। चलिए 14th जो स्कीम है वो है रेल कौशल विकास योजना। अब रेल कौशल है मतलब ये रेलवे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब रेलवे ने क्या किया है, एंट्री लेवल ट्रेनिंग, जितने भी इंडस्ट्रीज़ में एंट्री लेवल ट्रेनिंग वगैरह होती हैं वो प्रोवाइड की है, ठीक है, ताकि जो स्किल है वो डेवलप हो सके थ्रू इंडियन रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, सेटअप हुआ था अगस्त 2021 में। काफ़ी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो मॉनेटरी सिस्टम है, RBI मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से
इंडियन इकोनॉमी या फिर मनी एंड बैंकिंग से ही बनता है, ठीक है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम। अम्बड्समैन क्या होता है? अम्बड्समैन या फिर अम्बड्समैन एक शिकायत, मतलब लोकपाल, आपने सुना होगा नाम, लोकपाल बिल, ठीक है। लोकपाल बिल में क्या था, ऐसी जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो वो सुनी जाए, डायरेक्ट सुनी जाए, ठीक है। तो अम्बड्समैन में भी सेम है, अम्बड्समैन स्कीम। तो इसमें भी एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें जो कंप्लेंट्स हैं वो सुनी जाएंगी, ठीक है। सो ये स्कीम लॉन्च की थी 2021 में। सो इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव, इनोवेटिव स्कीम है और कस्टमर सेंट्रिक है, क्योंकि जितने भी कंप्लेंट्स है वो डायरेक्टली सुनी जाएंगी, ठीक है। ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो नेमली आरबीआई रेटेड डायरेक्ट स्कीम एंड रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम, ठीक है। और लॉन्च कब हुआ था? नवंबर 2021। सो स्पेशली ये क्या करेगा, एक्सेस जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, जो गिल्ट एज मार्केट भी हम जिसको बोलते हैं ना, या फिर वो बॉन्ड मार्केट है, या फिर जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे बिल हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजर हो गए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेस या फिर इन्वेस्टमेंट इसमें पॉसिबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर हैं इनमें इन्वेस्ट करें, ठीक। और उसके लिए एक पोर्टल, अगर कोई शिकायत है उसके लिए एक पोर्टल बनेगा, वन नेशन वन अम्बड्समैन, ठीक है। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आ सकता है, वन नेशन वन अम्बड्समैन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आरबीआई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विद वन पोर्टल, वन ईमेल एंड वन एड्रेस फॉर द कस्टमर टू लॉन्च देयर कंप्लेंट। एक ही ईमेल एड्रेस है जहाँ पे हर कोई कस्टमर अपना जो भी क्वेरी है या फिर जो कंप्लेंट है वो पोर्टल में दर्ज कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अब ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में डाला था, ठीक है, क्विज, एज अ क्विज। तो यहाँ पे मेनली जो कह रहे हैं बच्चे, परीक्षा, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू नेशनल असेसमेंट सिस्टम अंडर एनईपी। तो नेशनल असेसमेंट जो सिस्टम है उसका नाम क्या है? परख, ठीक है। तो कम बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया था इसका, 30% ने। सो नेशनल असेसमेंट सेंटर या फिर नेशनल असेसमेंट जो सिस्टम है नया, वो क्या है? परख, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो बेसिक जो मेन टारगेट है इसका, एक स्टैंडर्ड टेस्ट लेना, एक ऐसा टेस्ट जिसमें उसकी नॉलेज का या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर परफॉर्मेंस का सभी चीज़ों का आकलन हो सके, ठीक है, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। So the major objective of Parakh would be setting norms, standard and guideline for assessment and evaluation। तो evaluation का या फिर assessment का जो एक guideline है या फिर जो process है वो कौन बताएगा? परख, ठीक है। So जिसमें overall सभी चीज़ें आ जाएंगी। और guiding the state achievement test, ठीक है, जो state achievement test है उनको भी गाइड करें। एंड कंडक्टिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और जितना भी आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे, एनएएस का एग्ज़ाम हुआ था अभी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्कूल में बेसिकली ये 3rd, 5th, 8th और 10th क्लास के बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे सैम्पल के तौर पे, तो उसको कंडक्ट करना। एंड मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम इन द कंट्री, और जितने भी लर्निंग आउटकम है कंट्री में उसको चेक करेगा कौन? परख, ठीक है। परख का मतलब भी हिंदी में यही है कि परखना, टेस्ट लेना, ठीक। चलिए 17th जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। हालांकि ये 2020 के जो बजट है उसमें एक बार लॉन्च हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 2020 का ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। मेन टारगेट इसका क्या था? जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्टअप करना, और उसकी एक सप्लाई चेन, अच्छी खासी सप्लाई चेन बनाना, जिसमें जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको इंसेंटिव मिले। सो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन, ठीक है। सो बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करना। सो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। सनराइज सेक्टर वो होते हैं जो ग्रोन अप, जो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इम्प्रूव द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो कॉस्ट एफिशिएंट हो, कॉस्ट भी थोड़ा सा कम लगे, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है डोमेस्टिक गुड्स का वो भी बढ़ाएं, ठीक है, कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट स्कीम है विद्यांजलि स्कीम। अब विद्यांजलि स्कीम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वॉलंटियर टीचर से रिलेटेड है। सो
सेटअप हुई थी सितंबर 2021 में, 7 सितंबर 2021। और मेन ऑब्जेक्टिव था इसका वॉलेंटियर टीचर की अपॉइंटमेंट करना। वॉलेंटियर टीचर मतलब जो खुद एज अ वॉलेंटियर बेसिस पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सके। अब इनका जो मेन टारगेट होता था वॉलेंटियर टीचर का, वो बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना होता था ताकि ओवरऑल ग्रोथ हो सके। तो जो मेन टीचर थे, मेन टीचर का फोकस किस पे रहेगा? स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। और जो वॉलेंटियर टीचर हैं उनका स्टूडेंट की को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस रहेगा जो गेस्ट टीचर या फिर जो वॉलेंटियर टीचर हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके उसके लिए विद्यांजलि योजना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की है। सो बाय रिप्लेसिंग वॉलेंटियर टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल, स्पेशल केयर कैन प्रोवाइडेड बाय टीचर्स। तो टीचर्स जो वॉलेंटियर टीचर्स हैं इनकी भी हेल्प की जाएगी जो मेन टीचर है उनके द्वारा। नाउ नेक्स्ट स्कीम है हायर एजुकेशन से रिलेटेड ई पीजी पाठशाला। सो ई पीजी पाठशाला ये स्कीम ई पाठशाला से रिलेटेड है जो सेटअप हुई थी 2015 में, ठीक है। दो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेटअप किया था, एक CIET और उसके बाद NCERT ने मिलके, ठीक है। कई बार ये भी आ जाता है कि कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंस्टीट्यूट हैं जो ई पाठशाला से रिलेटेड थे। सो अभी इसका नया अपडेटेड वर्जन आ गया है फॉर हायर एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ई पाठशाला के साथ साथ अब ई पीजी पाठशाला भी हो गया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक। और ये MHRD का एक इनिशिएटिव है। और ये वाला ना जो क्वेश्चन है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ये पेपर 1 में आ चुका है ऑलरेडी। 2016 या 17 का चेक करना, UGC नेट का पेपर 1, ठीक है, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो हायर एजुकेशन से जितने भी कोई भी या फिर मूक है, जैसे मूक मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ये भी ऑलरेडी पूछ चुका है, या फिर कोई अदर फुल फॉर्म है जैसे स्वयं ऑलरेडी पूछ चुका है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर एजुकेशन के लिए लॉन्च की है और इसके बारे में पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। फिर यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर 1 में भी। सो ये इनिशिएटिव किसके अंदर? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक। सो एग्जीक्यूट कौन करेगा इसको? UGC। सो कंटेंट एंड क्वालिटी ऐसी होगी कि आपको अदर क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाई क्वालिटी या करिकुलम बेस्ड आपको टोटल इंटरेक्टिव ई कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे 70 सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे अलग अलग स्ट्रीम्स के। सो एक ही पाठशाला एक बार पोर्टल ओपन करके देखना, यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको काफ़ी मिलेंगे। सो 154 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इसके साथ साथ 154 यूनिवर्सिटीज़ ने कॉप अप किया है दैट इज़ हैव कम ऑन द बोर्ड फॉर एक्सेप्टिंग द क्रेडिट ट्रांसफ़र ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म्स। तो स्वयं प्लेटफॉर्म मेनली यहाँ पे ई प्लेटफॉर्म या फिर ई लर्निंग के लिए है और ये भी UGC नेट पेपर 1 में पूछ चुका है। टिल नाउ देयर बाय बूस्टिंग मेन स्ट्रीम ऑफ मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। तो जो मूक है उसको बढ़ावा देने के लिए या फिर ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए अभी ई पीजी पाठशाला ओपन किया है। बेसिक आप इसके पोर्टल पे भी जाके चेक कर सकते हो, अपना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एवरी सब्जेक्ट इज देयर। सो एक बार चेक कर लेना। और लास्ट में है उन्नत भारत अभियान। सो उन्नत भारत अभियान जुड़ा हुआ है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। तो इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कि वो रूरल पीपल को भी एजुकेट करें, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अर्बन में ही फैले हुए हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट है, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसलिए इनको टारगेट मिला है कि विलेजेस में भी रूरल पीपल को भी एजुकेशन प्रोवाइड करें हायर, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताकि हो पाए। सो इनिशियली MHRD ने ये लॉन्च किया था 2014 में, फिर उसके बाद उन्नत भारत अभियान 2.0 लॉन्च हुआ 25 अप्रैल 2018 में, ठीक है। और मेनली इसका जो टारगेट है वो है विलेज की जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, उसको अपलिफ्ट करना। सो दैट दिस स्कीम इंटेंड टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट 5 विलेजेस को अपलिफ्ट उसने करना है। कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको 5 गाँवों को अपलिफ्ट करना है। ये सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। अभी तक ये सक्सेस रहा है, 14,500 विलेजेस कवर हो चुके हैं बाय 2,897 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये लेटेस्ट अप टू डेट। so that to bring the brighter opportunities in the field of science, engineering, technology, management for rural India, ठीक है। तो रूरल इंडिया में स्पेशली ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, रूरल इंडिया वाले भी पढ़ पाएँ, क्योंकि विलेजेस में ऐसी स्कोप है नहीं हायर एजुकेशन का, उनको दूर आना पड़ता है एजुकेशन के लिए।
सो इट एम टू डेवलप सेंस ऑफ कलेक्टिव डेस्टिनी, ठीक है, बिटवीन रूरल एंड अर्बन पार्ट्स। तो अर्बन एरिया भी, अर्बन एरिया तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसके साथ साथ रूरल भी डेवलप हो पाए। अब देखते हैं कि इसके अंदर कैटेगराइज कौन कौन सी हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसके बाद वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, आर्टिशंस, इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड है, एंड बेसिक अमेनिटीज़, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एंड रूरल इमरजेंसी सिस्टम वगैरह ये इंक्लूड है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है यहाँ से। और उसके साथ साथ अगर आपको इम्पोर्टेंट और भी स्कीम चाहिए तो ये इन स्कीम में से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इन स्कीम को 1 बाय 1 स्टडी कर लेना। लेकिन ये ऐसी स्कीम है जो 2014 से लेकर 2018 की स्कीम्स है, ठीक है, 19 तक की स्कीम्स है ये वाली। ये हम लोग स्कीम ना ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस जो पिछले साल की वीडियोस थी उनमें। चलिए, तो टोटल कुल मिला के आज का जो वीडियो था थोड़ा लेंथी था, लेकिन जितनी भी स्कीम्स थी इंपॉर्टेंट वो हमने सब ऐड कर दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है, उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम में एनरोलमेंट पोजीशन क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।